जब वो जब वो रिडक्शन इतनी हो जाए कि 100,000 के करीब पहुंच जाए तो उसको हम माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। अगर वो 100 से कम लेकिन 50 और 100 के दरमियान हो तो उसको मॉडरेट कहते हैं। लेकिन अगर 50 से भी कम हो जाए तो उसको सीवियर कहते हैं, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और चूंकि ये सीवियर इसलिए हो जाता है कि जब वो 50,000 से नीचे चली जाए तो क्लिनिकल साइंस लाइक परपरा अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, बॉडी में ब्लीडिंग या वैसे ब्लीडिंग। ये तो है उसका जनरल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का इंट्रोडक्शन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 8 to 10% पेशेंट्स को, बड़ा हाई नंबर है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। But basically it is due to hemodilution. You all know कि anemia during pregnancy या hemoglobin percentage during pregnancy के प्लाज्मा 55% बढ़ जाता है और जो प्लेट फॉर्म पार्टिकल्स हैं लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये उस रेशो से नहीं बढ़ते, इसको हीमोडाइल्यूशन कहते हैं। So causes of reduction in platelet count during pregnancy, number one is जिसको जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और ये जो मैंने कहा ना 8 to 10% में होता है, तो 75% में इट इज जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो कि जनरली ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन है। उसकी कोई ऐसी फिक्रमंदी नहीं होती क्योंकि वो माइल्डली होता है, ना मॉडरेट ना सीवियर। दूसरी टाइप कॉज उसकी हो जाती है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसकी हमें फिक्र होती है। वो है 3 to 4% ऑफ टोटल केसेस ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और उसके बाद अदर्स कॉजेज जो हैं वो सीरियस किस्म की, ल्यूकेमिया, अदर ब्लड कैंसर्स, इन्फेक्शंस या कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, वो 1 to 2%। सो thrombocytopenia during pregnancy, most common cause is gestational thrombocytopenia, which is due to hemodilution. 3/4 cases, 75% उस वजह से होते हैं। Only 3% cases are immune thrombocytopenia and उससे भी कम बाकी दूसरे other causes। ये 3 groups of causes हो गए। जहाँ तक जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसका कोई करने की जरूरत नहीं, जैसा मैंने अभी कहा, तो रेयरली वो 100,000 या उससे नीचे आता है, वरना वो ठीक रहता है। तो उसका डायग्नोसिस भी करने का कोई खास सिर्फ काउंट है और उसकी वजह निकालने की जरूरत नहीं है, उसकी स्पेशल मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन ये है जिनको ये हो उनको सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में रिकरेंस का रिस्क रहता है। जो सवाल था इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या ITP, एज आई सेड जस्ट नाउ, ये कॉमन नहीं है। 1 to 2% ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के केसेस का ये इम्यून रिलेटेड है, और वो इम्यून जो प्रॉब्लम है उसमें प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन हो जाती है एंड ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट कम हो जाती है। सो दो फैक्टर्स हैं, एक प्रोडक्शन कम है, दूसरा जो बनते हैं उनकी ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट डिस्ट्रक्शन हो जाती है। इसके क्लिनिकल फीचर्स अपीयर होते हैं जब ये सीवियर टाइप यानी लेस देन 50,000 हो जाए। इसके कोई खास स्पेशल टेस्टिंग टू मेक दिस डायग्नोसिस।
just the count. ट्रीटमेंट जो है वो डिलीवरी से पहले बड़ा जरूरी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को इतना नहीं। मेजॉरिटी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। अगर ट्रीटमेंट देना है तो वो है प्रेडनिसोलोन 20 to 60 मिलीग्राम पर डे। उससे भी ज्यादा जरूरत हो तो इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन। If you manage to keep count above 50,000, फिर वजाइनल डिलीवरी हो सकती है, सिजेरियन सेक्शन भी हो सकता है। लेकिन ऐसे पेशेंट को एपिड्यूरल नहीं लगवाना चाहिए क्योंकि वहां हेमाटोमा बनने का रिस्क रहता है। अब जो मेन आपके सवाल का कंसर्न था, इस इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का बेबी पे क्या असर है? It can affect the fetus or neonate, both. This effect is because of passing antibodies through the placenta from mother to the fetus. वो एंटीबॉडीज IgG होती हैं, बड़ी G। तो मैंने कहा ये इसको करेक्टिव मेजर्स या ट्रीटमेंट की जरूरत है जस्ट बिफोर डिलीवरी। अवॉइड सिजेरियन सेक्शन, प्रेफर वजाइनल डिलीवरी। और जब डिलीवरी हो कॉर्ड ब्लड लेना ना भूलिए। It will tell you status of the fetus. डिलीवरी के बाद विटामिन के की जरूरत नहीं उनको, अगर जरूरत होगी इंट्रावेनस गामा ग्लोबुलिन की होगी। और रिपीटेडली उसका डॉपलर कीजिए बेबी का टू फाइंड आउट के ब्रेन में हेमरेज तो नहीं। मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे ही खत्म करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, पूछना हो तो पूछे ताकि मैं इसके मैंने लिखा तो बहुत कुछ हुआ है ताकि फिर मैं वो भी पढ़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, वेजाइनल हिस्टेक्टमी के दौरान हम लोग कर सकते हैं? आपने कहा था मैं नेक्स्ट ऊंचा बोलिए प्लीज। सर ने पिछली क्लास में पूछा था कि वेजाइनल हिस्टेक्टमी अगर मेनोपॉज पे कर रहे हैं तो हम BSO साथ में कर सकते हैं। आपने कहा था मैं नेक्स्ट टाइम आंसर करूंगी। अच्छा चले बोल लेते। जब भी आप वेजाइनल हिस्टेक्टमी करें या एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी करें फॉर a benign condition of the uterus, maybe fibroid, maybe heavy menstrual bleeding, maybe polyp, maybe anything, for benign condition, तो बहस है कि ओवरीज को रूटीनली रिमूव कर देना चाहिए कि नहीं। आपका जवाब इस तरह से होना चाहिए इम्तिहान में। I will inspect the ovaries whether they are healthy or there is any cyst or abnormality in the ovary. पहला ये बोलिए। ये बोलने के बाद फिर अगला फिक्रा बोलिए, if the ovaries are look unhealthy or there is a cyst, I'll remove both ovaries. आपके सवाल का जवाब। तीसरा बोलिए, if the ovaries look healthy, मैंने कहा if the ovaries look unhealthy, did I say healthy? Wrong. जो नहीं, if the ovaries look diseased or unhealthy, there is a cyst, I'll remove both ovaries. Next, if the ovaries look healthy, then depends whether the patient is postmenopausal or perimenopausal. जो कि पेरीमेनोपॉज से बहुत पहले तो रिमूव ही नहीं करते हैं। I will not remove ovaries, healthy ovaries, up to the age of 60 or you can even set it 65.
कुछ किताबों में 65, कुछ में 60। आप 60 रख लीजिए इम्तिहान। I will not remove the ovaries if the ovaries are healthy during vaginectomy or abdominal hysterectomy if the ovaries look healthy and the patient is under 60. वो मेनोपॉज हो गया है उसको इतने साल से, उसका क्या फायदा? कहिए जी, ovaries continue to produce minimal amounts of hormones even after menopause, which is useful for the general health of the patient. If the patient is beyond 60 or 65, I will remove them. क्योंकि अब है वो उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, I will inspect during hysterectomy for a benign condition of the uterus. Will you remove ovaries or not? I will inspect ovaries. If they look unhealthy, I will remove them. If they look healthy and the patient is under the age of 60, I will not remove them. Beyond 60, I will remove them. वो उसको तो मेनोपॉज हो गया है, ओवरीज कैंसर, ये वो कहिए कि जी these ovaries continue to produce minimal hormones even after menopause, and that is good for our health, so I will. ये आंसर है जी उसका। जी आगे बोलिए। सर मैंने क्वेश्चन पूछना है सर। जो आईटीपी की पेशेंट होती है, अगर उसकी 37-38 वीक्स पे नॉर्मल प्लेटलेट आ रहे हैं, तो हम उसकी इलेक्टिव डिलीवरी करवा देंगे या स्पॉन्टेनियस का वेट करेंगे? प्रीवियस एसवीडी है। Why do elective delivery? Wait for spontaneous, क्योंकि इसका उसके बेबी पे 37 वीक्स आर टर्म, उस पेशेंट का बेबी पे तो कोई असर नहीं है, एडवर्स इफेक्ट, इसलिए वेट फॉर स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर। क्योंकि आपको अच्छा भला पता है, स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर में वेजाइनल डिलीवरी इज मोर लाइकली देन इंडक्शन ऑफ लेबर, क्योंकि इंडक्शन ऑफ लेबर के अपना फेलियर है। So I will not induce just for this reason, and I'll wait for spontaneous onset of it. सर वो एक ये लॉन्ग केस की बुक है, मतलब वैसे लोकल बुक है, उसमें लिखा हुआ था कि क्योंकि अभी हमारे पास प्लेटलेट नॉर्मल है तो उनका रिस्क ऑफ डिक्रीज है। और रहने दो, ये नहीं। थैंक यू सर। अभी नॉर्मल है तो क्या क्या वजह हो जाएगी कि अगले एक हफ्ते में वो अब नॉर्मल हो जाएंगे? जी सर, थैंक यू। और दूसरा ये कि नॉर्मल हमने प्लेटलेट तो देना नहीं इन पेशेंट्स को। मैंने ट्रीटमेंट में नहीं बोला कि उनको प्लेटलेट इन्फ्यूजन दो, मैंने ट्रीटमेंट में बोला प्रेडनिसोलोन दो या इंट्रावेनस गामा ग्लोबुलिन दो। तो उसके अगर नॉर्मल हैं तो नॉर्मल उसके अपने बनाए हुए नॉर्मल है, आपने प्लेटलेट इन्फ्यूजन से नहीं बनाए। प्लेटलेट इन्फ्यूजन उनका ट्रीटमेंट इसलिए नहीं है कि एंटीबॉडी डिस्ट्रक्टिव डिजीज है, ये प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय कर देती है तो उसका कोई फायदा नहीं, इसीलिए स्टीरॉयड इज द ट्रीटमेंट। चले 9:05 हो गए। अब हम अपना आज का केस, मुझे नहीं बताया डॉक्टर अरूबा ने कि क्या है, तो बता दीजिए कौन क्या केस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Sir, I am Dr. Zahra Samreen from Hamid Latif Hospital, Lahore, and I am going to present the case on IUGR today. IUGR, Zahra Samreen. ठीक है। Sir, should I start the case? जी प्लीज। Yes. बिस्मिल्लाह पढ़ो जी। बिस्मिल्लाह। तो जी पूछे निकाह दे मौके मौलवी तैयार हो के नहीं शुरू करिए फिर। Yes, sir, permission ले रही थी। अच्छा जी सर। Yes, sir. Mrs. Kiran Fatma, wife of Mr. Wasif Riaz, 27 years of age, married for 1 year, had formal education till MPhil, resident of Mandi Bahauddin. She is primary gravida with last menstrual period on 24th November 2020, which makes her expected date of delivery on 1st September
2021, and her duration of pregnancy is 27 weeks 1 day. She was admitted in labor room in Hamid Latif Hospital, Lahore on 2nd June 2021 as unbooked patient for evaluation and management of raised blood pressure, headache, and slight epigastric pain, and with small for dates baby, which was diagnosed on ultrasonography. She conceived spontaneously with regular menstrual cycle of 5 by 27 days. Her urine pregnancy test was done 2 weeks after missing her periods. She booked herself at a nearby clinic. Dating scan was done, which showed an alive single intrauterine pregnancy and was reassuring. She took folic acid regularly. There is no history of excessive nausea, vomiting, fever, flu, or rash. Blood and urine tests were done, which were reassuring. She perceived quickening in fifth month of pregnancy, which she could not correlate with the calendar month. Her anomaly scan was done at 20 weeks, and which was reassuring. She complained of headache off and on from 6 months of pregnancy, but no previous history of blurring of vision or epigastric pain. No history of shortness of breath, excessive urination, increased thirst, or increased appetite. There is no history of any vaginal bleeding or leaking or burning micturition. Hematinics were taken regularly. Patient was in usual state of health 15 days ago when she started complaining of headache, intermittent, dull in character, generalized, and not associated with limb weakness or blurring of vision. She complained of mild epigastric pain with no history of right hypochondrial pain, nausea, vomiting, swelling of feet. However, she gives history of tightening of rings for last 1 month. She could not appreciate proteinuria. She got herself checked from nearby clinic where she was told that her blood pressure is raised, which was at that time 150 by 100 millimeters of mercury, and she was advised methyl dopa 250 milligrams thrice a day. Her ultrasound was done, which showed intrauterine growth retardation, and she was told that blood supply to the fetus is compromised. She was referred to Hamid Latif Hospital, where she was admitted in labor room with raised blood pressure of 160 by 100 millimeters of mercury at the time of presentation. During her stay in the hospital, maternal and fetal surveillance was done. Her blood pressure was monitored and antihypertensives were adjusted. Her urine protein was done daily, which showed +1 urine proteins on the first day and +2 on urine protein on the second day of admission. For fetal surveillance, patient was given fetal kick count chart daily. Her fetal heart rate was done twice a day. Steroid cover was completed. Her umbilical artery Doppler was done, and her magnesium sulfate loading dose was given to the patient. She was counseled in detail about the diagnosis and the prognosis of her disease. Finish? Yes, sir. So general physical examination. अच्छा नहीं, ये आपको ऑफर जरूर करना चाहिए इसकी फैमिली हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, वो हमने जनरल चलो छोड़ो उसको. No, sir. I think I missed that out. I'm really sorry नहीं, for that. अब उसको मिस कर देते हैं, लेकिन आपको कहना No. Yes, sir. Obstetric. Yes, sir. Sorry, sir. I missed. Sir, regarding her obstetric history, this is her first pregnancy. चलो आप छोड़ो, आप फिजिकल एग्जामिनेशन. ठीक, जी सर. प्राइमरी ग्रेविड है ना बेसिकली. जी सर. On general physical examination, a young lady sitting comfortably on bed with weight of 60 kilogram and height of 5 feet 2 inches, which makes her BMI 24 kilogram per meter square. Her pulse is 82 beats per minute, regular in rhythm and volume. Blood pressure is 130 by 90 millimeters of mercury. Temperature is 98 degree Fahrenheit. Respiratory rate is 16 breaths per minute. There is no pallor, cyanosis, colonychia, or clubbing. Orodental hygiene is satisfactory. Thyroid is not enlarged. Accessible lymph nodes are not palpable. No sacral or pedal edema or spinal deformity. Bilateral breasts are normal looking with normal areola and nipple complex. On cardiovascular examination, first and second heart sounds are audible with no added sounds. On respiratory examination, there is normal vesicular breathing with no added sounds. On abdominal examination, abdomen is protuberant, moving symmetrically with respiration. There are no previous scar marks, stria, or pulsations. On superficial palpation, there is no pain. Her symphysio-fundal height is 24 centimeter. Longitudinal lie and cephalic presentation. Estimated baby weight is less than 1 kilogram, and Likert seems to be reduced. Fetal heart rate is 134 to 138 beats per minute, and head is 5 by 5 palpable above the pelvic brim. Good. अब आप Sorry, I missed.
summary एक दो आपके Yes. पेशेंट प्लीज Yes, sir. you will 20 this in examination ऐसे Yes. तो कहेंगे जी कि इसकी समरी बताइए Yes, sir. 27 years female, married for 1 year, primary gravida at 27 weeks 1 day, admitted for evaluation and management of raised blood pressure, headache, and epigastric pain, and intrauterine growth retardation on outside scan. Her symphysiofundal height is 24 centimeter, longitudinal cephalic presentation. Liker seems to be reduced. Fetal heart rate is 134 to 138 beats per minute. Her pulse is 82 beats per minute, and blood pressure is 130 by 90 millimeters of mercury. गुड हेलेन तो आपके केस में what do you think is the problem with this patient? Sir, my diagnosis would be preeclampsia with intrauterine growth retardation. Good, very good, माशाल्लाह. चले अगर ये बना लिया अब ये पेशेंट दाखिल है आपके पास ऑलरेडी एडमिटेड है अगर ना होती तो आप दाखिल कर लेते तो आप इसको कैसे मैनेज करती या करेंगी अगर यही पेशेंट आपकी है Yes, sir. First of all, as my patient is having high-risk pregnancy, I will counsel the couple regarding the nature of the disease and its maternal and fetal implications. And my aims of management would be to control her blood pressure, which should be between 135 to 85 millimeters of mercury or less. I will do all her baseline investigations and test for proteinuria. I will do maternal and fetal surveillance and for maternal surveillance, I will keep her blood pressure record checked 4 hourly, and her urine albumin will be done daily for proteinuria till admission. And I will counsel the patient regarding the signs and symptoms of impending preeclampsia, like blurring of vision, epigastric pain, headache, bleeding, and swelling of hands and feet. And I will, regarding her fetal surveillance, I will get her detailed ultrasound Doppler scan done, and on which I will try to rule out if she is having symmetrical or asymmetrical IUGR and the amount of Liker and estimated fetal weight on it. And I will check for systolic and diastolic ratio on the ultrasound. And fetal kick count will be given to the patient. Her fetal heart rate will be done twice a day. And I will involve a multidisciplinary team as well for like pediatricians and anesthetists and senior gynecologists. आपने फीटस नहीं बोला मॉनिटरिंग कैसे करेंगी मदर का तो डिटेल में बोला आपने Yes, sir. On fetal surveillance, patient is given fetal kick count chart daily. Her fetal heart rate is done twice a day as she is at 27 weeks of gestation at the moment. And her plan of steroid cover will be given to the patient. Umbilical artery Doppler will be done. And patient will be advised how to keep her kick count chart and to keep on monitoring the fetal movements about to keep a note of the fetal movements. Good. अच्छा ये सारा कुछ ठीक चल रहा है तो कब तक चलाएंगे आप इसको Sir, if there is just IUGR on the scan and I will check for the umbilical artery Doppler if there is any absent or reverse diastolic flow. If it is normal, then I will try to take the pregnancy as close to term as possible with strict surveillance. And yes, sir. आप ये इसी तरह मॉनिटर कर रही हैं और शी इज वेल सेटल्ड अभी ये बाय डेट्स 27 वीक्स पे है आप ले जाना चाहते हैं 37 वीक्स प्लस पे यस है ना यस सर टर्म बोला ना आपने मैं तो यस सर यस हाँ तो इसको फिर आप 10 हफ्ते दाखिल रखेंगे no sir if the blood pressure of the patient is controlled, I will control the blood pressure of the patient in the labor room, and I will advise her antihypertensives. If the blood pressure is controlled, the ultrasound findings are normal, patient can be sent home with the advice of growth scan twice weekly, and patient will be advised to get her biophysical Liker volume and
Leica volume checked every twice a week, and patient can be sent home, but she will be advised about strict blood pressure monitoring twice a day. And in case of any symptoms of preeclampsia, patient will be advised. Yes, sir. Sorry. Sorry, जी sir. इस पेशेंट का यूरिन चेक किया था तो उसमें क्या पॉजिटिव आया था? The proteins plus 1 on the first day and plus 2 on the second day. यूरिया है तो वो क्या शो करता है? Sir, protein urea shows that the patient is preeclamptic. Patient is preeclamptic. और good, and some blood supply to the kidneys is not. Yes, ठीक sir. है? Yes, sir. तो उसके लिए क्या बेहतर होता है ऐसे पेशेंट के लिए जिनकी ब्लड सप्लाई टू द किडनी ठीक ना हो? Sorry. व्हाट इज बेस्ट? उसके लिए बेस्ट है रेस्ट इन बेड, और वो आप घर भेज के तो नहीं कर सकती, वो तो अस्पताल में ही रहेगा। सो पहला बात मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ कि एनी पेशेंट हु हैज गॉट प्री-एक्लेम्पसिया, दैट मींस प्रोटीनूरिया, तो उसको तो एडमिट ही रखना चाहिए आपको, क्योंकि दूसरा आपने कहा IUGR के भी साइंस है। तो दोनों बातों, IUGR मींस इन दिस केस reduced blood supply through the placenta. Yes, sir. Placental insufficiency. तो अगर ये सिचुएशन है तो उसको तो मेरा ख्याल आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए। Yes, right. आपका कही यही है कि गो 10 हफ्ते रहते हैं, तो उसकी मिशन की मजबूरी ये है कि she has got IUGR plus proteinuria. तो प्रोटीनूरिया वाले को घर नहीं भेजते, उसको ट्रीटमेंट बेसिकली बेड रेस्ट है। ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल, अब आपने पहली दफा देखा तो 130/90 ब्लड प्रेशर था उसका। तो नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे ये बदल लीजिए अपनी। चले, अब बेसिकली उसको हम एडमिट ही रखेंगे, घर नहीं जाने देंगे। और केस ऑफ प्री-एक्लेम्पसिया तो उसमें फिर रख के क्या करेंगे हम अगले 10 हफ्ते? Sir, we will do maternal and fetal surveillance. We will check her blood pressure every 4. We will check the maternal blood pressure every 4 hourly, and yes, sir, we will do proteinuria daily of the patient. And यहाँ पे मैंने नोट किया था, आपने पिछली दफा यही बोला था कि उसका बेहतर है ये बोलिए, I'll check her 24 hours urine for proteinuria, क्योंकि 24 आवर्स में कितनी प्रोटीन निकाली है उसने वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है 1+2+ कहने की निस्बत, राइट? तो प्रोटीनूरिया पे दबा भी आपने यही लफ्ज बोले थे, इस तरह से आई चेक 24 आवर्स collection of urine and proteinuria. Yes, right. फिर इसी तरह फीटल मॉनिटरिंग जारी रखेंगी आप? Yes, sir. आपने कहा अगर सब कुछ ठीक है तो फिर मैं टर्म पे ले जाऊंगी। डू यू थिंक ये जो अभी 27 वीक्स पे ही उसको IUGR हो गया है और उसका प्रोटीनूरिया भी है, she will remain well to reach 37-38 weeks? Do you think so? आपके एक्सपीरियंस में ऐसा होता है? No, sir. Sir, it is actually early onset growth restriction. It does not go till 37 weeks. So we try to take it maximum to 32 weeks. If 32 weeks. 32 is still too early. Between 34-36 कर लीजिए। I'll try to, चूँकि 32 के ठीक है आपकी बात, अगर कंट्रोल ना होगा, अगर कंट्रोल ना होगा उसका डॉपलर मोलेकुलर आर्टरी का या वो बताता है कि उसका BPP भी दे आर नॉट, वो फिर तो बात बहुत पहले खत्म हो जाती है, फिर 32 पे भी। लेकिन आमतौर पर अगर वेल कंट्रोल्ड है उसकी बेबी की ग्रोथ और मदर की कंडीशन तो प्रेफरेबली 34 to 36 वीक्स पे, प्रेफरेबली 36। और उस दौरान में आपने बोला था उसको डेकाड्रॉन लंग सिक्योरिटी के लिए दे देंगे, आपने पिछली दफा बोला था। Yes. चले,
आ गया कि जी हमने ये शी इज वेल इनफ, शी हैज रीच 36 वीक्स, आप इसको फिर डिलीवर कैसे करेंगे? Sir, if your blood pressure is well controlled and ये on बात क्या? हाँ, ठीक। yes, sir. And if the ultrasound findings do not show any absent or reverse diastolic flow or placental insufficiency, then the patient can be delivered vaginally. But in case the ultrasound findings show any absent diastolic flow, reverse diastolic flow, or there is marked fetal growth retardation less than 2 weeks, or fetal compromise, or any maternal compromise, if is noted, then I will go for cesarean section. वेरी वेरी गुड। लेट्स से कि आपने फैसला कर लिया कि इसको वजाइनली डिलीवर करेंगे Yes, sir. फॉर गुड रीजंस, फिर हाउ विल यू प्रोसीड विद दिस पेशेंट? Sir, as the patient, if I can take the patient till term till 36 or 37 weeks, I will first do the Bishop scoring of the patient, and on that I will check the cervical length, any cervical dilatation, and the vertex. And on that, and I will check the pelvis of the patient and any signs of cephalopelvic disproportion. And if every thing अच्छा, is मुझे ये बताइए बिशप स्कोर में क्या क्या असेस करते हैं? sir, Bishop score में cervix, cervical dilatation, and sir, length of the cervix, and sir, where the vertex is. आप इसका मतलब बिशप स्कोर रेगुलरली नहीं करती हैं, आपने जिस तरह जवाब दिया, जरा इसको रेगुलरली करके देखिए कि आपको प्रॉम्प्ट जवाब इसका, आप सारे फीचर्स आपने सही तरह बोले नहीं हैं, तो बोलने चाहिए। आपने बिशप स्कोर बोल दिया लेकिन आपने उसकी जब पूछा गया कि कैसे करते हैं वो नहीं आपको पता। अगर आपने फैसला ही कर लिया कि इसको वजाइनल डिलीवर करना है, बिशप स्कोर वाज गुड, इंडक्शन भी, इंडक्शन कैसे करेंगी आप इसकी? Sir, induction can be done with the misoprostol. 1/4 misoprostol can be used for induction. And first of all, the CTG of the patient will be done. If the CTG is reassuring and it has accelerations and no decelerations and it is reactive, then I will do induction of the. I will admit the patient for induction, and I will counsel the patient in detail about the procedure of the induction and about its failure rate, and the patient can also end up in elective cesarean section in case of any fetal distress, as the baby is already ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज उसको मॉनिटर कैसे करेंगे? Sir, during first stage of labor, I will be monitoring the patient. I will check for her palpable uterine contractions if they are adequate. I will check if they are adequate or not, and if the patient needs syntocinon, the syntocinon will be started, and her partogram will be done. And a patient will be given one-to-one care. Her continuous fetal heart rate monitoring will be done. And her blood pressure will be checked continuously. What about the baby? Sir, continuous CTG will be done. Continuous electron. चलो ये हो गया। जनरली आपने ठीक ही किया है, मेरा ख्याल है इस तो माइनर हिकअप्स के साथ आप पास हो जाएंगी, मेरा ख्याल है पास हो जाएंगी। तो नहीं सर, अभी तो आपसे बहुत सीख रहे हैं, अभी पास नहीं होंगे। अच्छा, अभी तो सर आपसे बहुत सीख रहे हैं। और ऐसे वो ये बिल्कुल कई एग्जामिनर इस पे ही अकड़ जाए तो उसकी वो एग्जामिनर की मजबूरी है, वो जरा पढ़ लीजिए आप, लेकिन आप कीजिए भी, आप लेबर रूम में ड्यूटी पे है, हर पेशेंट का जब एग्जामिन करें बिशप स्कोर का सोच के कीजिए। जी सर, बिल्कुल। फिर लिखिए भी इसका बिशप स्कोर इतना है, तो ताकि आपको उसकी कंटिन्यूसली बोलने की भी आदत पड़ जाए और करने की भी आदत पड़ जाए और करने की भी आदत पड़ जाए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उसका जब आपने डॉपलर किया इस बेबी का, तो उसमें वो जो फाइंडिंग्स हैं, जैसे आपने बोला था कि मैं
उस डॉपलर में उसकी फ्लो देखूंगी और वेलोसिटी देखूंगी, वो सारा कुछ डॉपलर का। तो वो ठीक नहीं है तो फिर आप फिर भी इंडक्शन कर देंगी, चूंकि 30 बिशप स्कोर अच्छा है। No, sir, as the baby is already compromised, I will counsel the patient that baby can go into further distress and hypoxia if we do induction of labor, and then I will go for cesarean section in that. हाँ, नहीं, चले, वेरी गुड, माशाल्लाह, ज़ारा बीबी, यू हैव डन वेल। अब हमने ये डिस्कस कर लिया आपका केस। ये अब सब्जेक्ट को मैं जैसे पढ़ के आया हूँ, आप लोगों को थोड़ी इम्तिहान रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दूं कि आपको ये सर क्वेश्चन पूछ ले। सर क्वेश्चन पहले क्वेश्चन सर देखिए, जैसे ही प्रोटीन यूरिया आता है, प्री क्लैम्शिया डायग्नोज हो गया, उसके बाद हम 24 आवर यूनी प्रोटीन या प्रोटीन क्रेटिनिन रेशो करेंगे। अगर पेशेंट हमारे पास टिल टर्म एडमिट होनी है 10 लाइक 7-8 वीक्स, तो क्या हम उसकी मॉनिटरिंग में क्वांटिफिकेशन के बाद भी यूरिन प्रोटीन डेली करते जाएंगे या उसका कोई रोल नहीं है उसके बाद? ये बात यह है कि अगर पेशेंट दाखिल है मैटरनल मॉनिटरिंग या फीटल मॉनिटरिंग में, मेरा तो ख्याल है उसकी 24 आवर्स की करने में हर्ज कोई नहीं है। मतलब इट्स नॉट इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन, इट इज नॉट मेकिंग एनी डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट, तो इसलिए वो करने के अमाउंट ऑफ प्रोटीन यूरिया बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सर एक बार तो हम कर लेंगे ना, जैसे वो एडमिट हुई थी उसके यूरिन प्रोटीन में है, एक बार 24 आवर कर लिया, उसके बाद वो 7 वीक आगे 500 मिलीग्राम और 500 ग्राम आ गए, तो उसके बाद अगली दफा वो बढ़ रहा है। जैसा आप नहीं कहते प्रोटीन यूरिया 1+ हो गया, फिर 2+ हो गया, फिर 3+ हो गया, ये प्लस को निकालने के लिए ये उसकी एस्टिमेशन है। तो इसलिए इम्तिहान में तो जरूर कम से कम ये कीजिए कि मैं तो उसका 24 आवर्स का करती रहूंगी या 1 और 2 a वीक जरूर करूंगी, ताकि पता चले कि उसकी प्रोटीन यूरिया बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। ये सर जब वो एडमिट है तो क्या डेली यूरिन प्रोटीन एक बार क्वांटिफाई करने के बाद भी करे या उसका कोई फायदा नहीं है? ओह आई डोंट नो, फायदा नहीं का मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन करने में नुकसान नहीं। मैं तो जी सर, थैंक चलो चले। सर एक ये बात मैंने पूछनी थी, जब हम कहते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट पेशेंट को लगाते हैं, तो ये बात कहते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट के बाद 24 आवर में डिलीवर कराना होता है, वो क्यों कराना होता है 24 आवर में डिलीवर? ये बात बिल्कुल नहीं पता, विद इन 24 आवर जरूरी है उसको डिलीवर करना, लेकिन मैक्सल्फ का अपना एक फायदा बेबी को भी है, मदर को भी है, वो सारा कुछ। लेकिन एकदम लग गया तो आई डोंट नो, मजा अगर यही पेशेंट को हम मैक्सल्फ हेडेक है या ब्लड विजन है और फिर उसके बाद वो सेटल हो जाती, तो क्या हम कंटिन्यू करते? ये तो 27 वीक पे तो डिलीवर करना है इस पेशेंट को, बड़ा कुछ ज्यादा हो जाती, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर भी 130/90 हो गया, उसका प्रोटीन यूरिया भी 1+ है, उसको हम मैटरनल और फीटल मॉनिटरिंग जैसा डॉक्टर ज़ारा ने कहा हम कर रहे हैं, तो मेरा तो ख्याल है कंटिन्यू करने में कोई हर्ज नहीं। आई वुड want to get the baby close to safe zone ताकि वो बाहर निकल के सर्वाइव करे। पर्पस इज नॉट टू डिलीवर 27 वीक्स का, हमारे तो किसी भी इंटेंसिव केयर नियोनेटोलॉजी में सर्वाइव करने का चांस उसका बड़ा ही कम है, बड़ा ही कम है। तो वेर एज अगर आप उसको 1 kg से ऊपर लेके जाएंगे, 1.5 kg 2 kg का होगा और 33-34 वीक्स का होगा, उसका सर्वाइवल का चांस हर नर्सरी में हमारे टीचिंग स्टाफ की ज़्यादा है। तो इसलिए मैं तो वो करूँ। इस पेशेंट लोडिंग मैं पढ़ नहीं सका, चले खैर, अगर ये हो गया तो मैं ब्रीफली बता दूं जो मैं पढ़ के आया हूँ। Yes, sir, sure. हाँ, मुझे बताया गया था कि IUGR का पेशेंट है, तो मैं उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके लाया हूँ। आपके इम्तिहान के सवालात जो हो सकते हैं पॉसिबल, उनके जवाब के।
पहला तो आपसे पूछा जा सकता है, इट्स ऑल फोकस ऑन टू एग्जामिनेशन, पेरिनेटल मोर्टेलिटी की कॉमन कॉजेज बोलिए। द कॉमनेस्ट इज प्रीमेच्योरिटी, फिर लो बर्थ वेट बच्चे पैदा हो, वो भी प्रीमेच्योरिटी के साथ ही हो गया। फिर बर्थ एस्फेक्सिया, फिर इन्फेक्शंस, फिर कंजेनिटल एनोमलीज। ये हैं मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ पेरिनेटल मोर्टेलिटी। प्रीमेच्योरिटी टॉप ऑफ द लिस्ट पे, लो बर्थ वेट उसके साथ ही हो गया, बर्थ एस्फेक्सिया, कंजेनिटल एनोमलीज। फिर आ गया कि इसकी, ये तो हो गया हेडिंग्स, ये होती क्यों है। नंबर 1, मेडिकल डिसऑर्डर्स ऑफ मदर। नंबर 2, प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी। नंबर 3, फीटल अनोमलीज। ये 3 कॉमन कॉजेज होगी। अब मैटरनल डिजीज में आप सबको पता है, PAH, डायबिटीज, रीनल स्टेसिस, इवन कोलेस्टेसिस। Then next, assessment of fetal well-being कैसे करते हैं। सबसे पहले, अगर जिस तरह आज का केस था कि हाइट ऑफ फंडस इज स्मॉलर, तो उन ऐसे मरीज जो हैं उनमें हमें असेस करना है कि ये स्मॉल जो है वो फीटल मैच्योरिटी क्या है उसकी, उसका LMP, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसका डेटिंग स्कैन, डेट ऑफ क्विकनिंग अगर उसको याद हो। ये क्लिनिकल चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इन सच केसेस टू हाईलाइट। आज के केस में शायद मेंस्ट्रुअल साइकिल को हाईलाइट नहीं किया गया, ये हमने वहां तक जाने नहीं दी बात। Then next is indications for fetal monitoring. सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो है आइडेंटिफाई पेशेंट एट रिस्क फ्रॉम द हिस्ट्री, लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, प्रीवियस स्टिलबर्थ, सस्पिशन के IUG आ रहा है उसको, मल्टीपल प्रेगनेंसी, पास्ट हिस्ट्री, ये आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि किन को मॉनिटरिंग की जरूरत है। जब मॉनिटरिंग की बात आती है मदर की एंड फीटस की, मॉनिटरिंग ऑफ मदर, मॉनिटरिंग ऑफ फीटस, इन्होंने आज मदर की सारा कुछ बता दिया। अगर उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, उसकी स्पेसिफिक जो भी है वो करेंगी। फीटल मॉनिटरिंग के मेथड्स, नंबर 1 क्लिनिकल मेथड्स, नंबर 2 बायोकेमिकल, स्पेशली वो ट्रिपल टेस्ट एंड क्वाड्रुपल टेस्ट। Then next is biophysical, जिसमें CTG, नॉन स्ट्रेस, बायोफिजिकल प्रोफाइल अल्ट्रासाउंड से, सीरियल अल्ट्रासाउंड फॉर ग्रोथ, डॉपलर
फॉर सर्कुलेशन। अपने मुल्क में नॉर्मली बच्चे छोटे होते हैं, सो हमारा कस्टमाइज ग्रोथ चार्ट अलग होना चाहिए ताकि हम हर एक को IUGR ना करते फिरें। मैं दोहराता हूं, फीटल मॉनिटरिंग, क्लिनिकल मेथड्स जैसा आपने कहा, हाइट ऑफ फंडस, गर्थ, फीटल हार्ट, देन बायोकेमिकल, सब में नहीं, जहां जरूरत हो ट्रिपल और क्वाड्रुपल, वो आपको याद होना चाहिए। ट्रिपल टेस्ट में क्या क्या चेक करते हैं? ट्रिपल टेस्ट में इन एडिशन टू अल्ट्रासाउंड, ट्रिपल इज अल्फा फीटोप्रोटीन्स, वो लो हो जाती हैं अगर एबनॉर्मल हो बच्चा। फ्री HCG हाई हो जाता है और ECOL लो हो जाता है। सो दो चीजें लो हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन्स एंड ECOL। फ्री HCG हाई अगर बच्चा एबनॉर्मल हो। और क्वाड्रुपल में ऐड कर देते हैं इनहिबिन, वो भी रेज होता है अगर कोई प्रॉब्लम। ये तो बायोकेमिकल हो गए। बायोफिजिकल, CTG, अल्ट्रासाउंड पे बायोफिजिकल प्रोफाइल, सीरियल अल्ट्रासाउंड फॉर ग्रोथ और डॉपलर। क्लिनिकल में ऐड कर लीजिए किक चार्ट, जो बिल्कुल रिलायबल नहीं है लेकिन एक इंडिकेशन है। वो केक चार्ट कैसे बनवाते हैं वो मैंने डिटेल नहीं लिखी, वो आप सुन। CTG की रिएक्टिव हो तो क्या उसकी वैल्यू है, नॉन रिएक्टिव हो तो उसकी क्या है। आपसे पूछा जा सकता है बायोफिजिकल प्रोफाइल में क्या क्या देखते हैं, तो उसमें देखते हैं फीटल ब्रीदिंग, उसकी मूवमेंट्स, उसकी टोन, उसकी रिएक्टिविटी एंड अमाउंट ऑफ लाइक। ये सारा टोटल स्कोर 5 चीजें हैं, 2 हर एक के 10 बन जाता है। ये बड़ा सीरियस हो जाता है अगर 6 से कम स्कोर हो, देन इट कॉल्स फॉर एक्शन। डॉपलर वेलोसिटी मीटरी, उसमें पीक सिस्टोलिक वैल्यू देखते हैं, पीक डायस्टोलिक वैल्यू देखते हैं। पीक सिस्टोलिक को S, पीक डायस्टोलिक को D लिखते हैं, फिर S और D की रेशियो निकाल लेते हैं और यही से PI इंडेक्स निकालते हैं। फिर ये वेरियस इंटरवेंशंस किस किस स्टेज पे की जा सकती। अल्ट्रासाउंड आप सबको पता है 11 और 20 वीक्स के दरमियान बड़ा इंपॉर्टेंट है, एट 11 वीक्स एंड 20 वीक्स। डॉपलर 20 वीक्स पे किया जाए तो यूट्राइन आर्टरी के सर्कुलेशन वो बताता है नॉच है कि नहीं। अगर सीवियस करना हो तो 10 to 12 वीक्स पे होता है इंटरवेंशन। एमनियोसेंटेसिस करना हो तो 15 वीक से ऊपर होता है। कॉर्डोसेंटेसिस करना हो तो वो 20 वीक्स से ऊपर हो तो होता है, पहले नहीं।
फिर IUGR या FGR, fetal growth restriction, या small for gestation age, SGA, ये सारी इंटरचेंजेबल टर्मिनोलॉजीज हैं जो एट टाइम्स इस्तेमाल होती हैं। अभी जब नज़ारा ने केस प्रेजेंट किया, उसने कहा 27 वीक्स की बजाय हाइट ऑफ फंडस 24 वीक्स है। अगर हाइट ऑफ फंडस छोटी निकले तो ऑलवेज थिंक पहला इम्तिहान में रॉन्ग इन डेट्स, वो कंफर्म कीजिए। उसके बाद अपने मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबी, वो के हमारे एथनिकली हमारे बच्चे छोटे होते हैं कि जिन अंडरवेट मदर्स हों, मेल नरिश्ड हों, उनमें छोटे होते हैं। सो माँ का BMI बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये दो बातें सोचने के बाद फिर हम सोचते हैं कि IUGR है इसको या ओलिगोहाइड्रेमियोस। IUGR है तो फिर उसकी कॉजेज हम सोचते हैं, जैसा आज के केस में हाइपरटेंशन, फिर प्रीक्लेम्सिया, फिर उसकी मैनेजमेंट। मोड ऑफ डिलीवरी, जनरली स्पीकिंग ये ऐसे बच्चे IUGR वाले स्ट्रेस्ड होते हैं, इसलिए प्रेफरेबल रूट ऑफ डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन है, because they cannot stand stress of uterine contractions or labor. But if you're sure of fetal well-being, फिर वो बात Bishop score, induction of labor and vaginal delivery. Very briefly, अगर आप चाहें तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, अगर आपने ऑलरेडी सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी पहले ये इसको खत्म कर दूं, मैं बंद कर दूं। जी बोलिए क्वेश्चन। ये सर मुझे क्वेश्चन पूछना था, जैसे ये केस था, ये अभी 27 वीक्स पे है पेशेंट। इसको अगर हम लोग मॉनिटर करते करते अगर एवरीथिंग गोज फाइन और 34 पे ले जाते हैं तो सर 34 पे भी तो ये बेबी, जैसे अभी आपने कहा कि ये बेबी काफी स्ट्रेस्ड होते हैं, हाइपोक्सिक होते हैं, ऑफ कोर्स इनमें इतना फैट वैट भी नहीं होता। अगर इसका डॉपलर्स नॉर्मल ही आ रहा है तो तभी भी हम लोग सिजेरियन सेक्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी दें कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी? आपने ये पूरी स्टेटमेंट जिस तरह दी है इसी तरह बोलेंगे तो सेक्शन बिल्कुल ठीक है, जस्टिफाइड है। जिस तरह आपने बोला है ना पूरा। यस सर, यस सर। 7 वीक से इसको स्ट्रेस बेबी है, IUGR है और इसको प्रीएक्लेम्पसिया है। हमने कंट्रोल करके इसको इस 34-35 वीक्स पे ले आए हैं। तो माय चॉइस ऑफ डिलीवरी, because the baby is stressed, there would be cesarean section. Absolutely correct. मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा if I am there as second examiner. थैंक यू सर। ठीक है, किसी ने कहा रिपीट करो, ये आया था। Do you want me to repeat that? सर रिपीट कर दें। लो मैं कर देता हूँ, जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। पहले तो मैंने बोला आपको कि आपसे पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ पेरिनेटल मोर्टेलिटी कौन। मोस्ट कॉमन इज प्रीमेच्योरिटी, उसके बाद है IUGR या लो बर्थ वेट, तीसरा बर्थ एस्फेक्सिया, चौथा कंजेनिटल एनोमलीज। ये कॉमन 4 हो गए, और भी हैं, मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ। एक तो ये
दूसरा मैंने बोला था एंटीनेटल कॉजेज ऑफ फीटल डेथ या प्रॉब्लम। पहला नंबर पे मैटरनल मेडिकल डिजीजेस, दूसरे पे प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। It could be because of those diseases, but it could be without. तीसरे पे fetal anomalies, बाकी का मैंने छोड़ दी थी, लॉन्ग लिस्ट है, लेकिन ये 3-4 इम्पोर्टेंट, इम्तिहान में सारी तो बोलने की जरूरत नहीं होती, पहले 2-3 ठीक हो तो एग्जामिनर आगे चलता है। और कॉमन मेडिकल डिसऑर्डर्स या मैटरनल डिजीजेस जो which can cause IUG or even IUD, वो आपको बताए। फिर assessment of fetal well-being, उसमें सबसे पहले unsure of dates को श्योर कीजिए by asking LMP, menstrual cycle, dating scan, quickening, क्योंकि वो जिसको IUGR कह रहे हैं वो हो सकता है रॉन्ग इन डेट्स, वो महीना पीछे प्रेगनेंसी चल रही और समटाइम 2 महीने पीछे चल रही होती। फिर मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फीटल मॉनिटरिंग किन की होनी चाहिए, आइडेंटिफाई करें। तो आइडेंटिफाई those pregnancies which are at risk, like diabetes, previous stillbirth, blood pressure, suspicion वैसे देखने में, या past history of stillbirth, या post term pregnancy हो गई है। फिर मॉनिटरिंग मदर की भी और फीटस की। मदर की उसके जो भी जनरल मॉनिटरिंग प्लस स्पेसिफिक डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, जो भी। फिर मैंने फीटल मॉनिटरिंग बताया, इट कैन बी क्लिनिकल मेथड्स, बायोकेमिकल मेथड्स और बायोफिजिकल मेथड्स। क्लिनिकल मेथड में वो जो आप करते हैं वो सारा इन एडिशन किक चार्ट, बायोकेमिकल में मैंने ट्रिपल और क्वाड्रुपल टेस्ट बोल दिया। बायोफिजिकल में CTG, नॉन स्ट्रेस particularly, biophysical profile, serial ultrasound for growth of the baby, Doppler, मैंने ऐड किया कस्टमाइज ग्रोथ चार्ट, अगर आपके पास हो अपनी पाकिस्तानियों के लिए, अपने एथनिकली जो हमारे हैं एशियंस, उनके लिए वो बेहतर हो। किक चार्ट उसकी वैल्यू क्या है वो तो लिमिटेड है, लेकिन इजी है मदर को इंगेज रखने के लिए। उसकी पूरी इंस्ट्रक्शन, उसको कैसे रखना है, कैसे बनाना है, कौन सा घंटे में करना है, क्या करना है, वो सारा। फिर इसी तरह CTG, उसकी बेस लाइन, उसकी रिएक्टिविटी, PDIP, PUDIP, एक्टिव, रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, ये बातें आपको आनी चाहिए CTG। बायोफिजिकल प्रोफाइल में क्या क्या देखते हैं, ब्रीदिंग, मूवमेंट्स, टोन, रिएक्टिविटी एंड लाइकर। फिर वेरियस इंटरवेंशनल टेस्ट कब कब किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड टॉप पे है, 11-12 वीक्स, 20 वीक्स, CVS,
10 to 12 वीक्स पे किया जा सकता है अगर करना हो कोरियन विलस सैंपलिंग। एमनियोसेंटेसिस मोर देन 15 वीक्स पे किया जाए। ऑटोसिंथेसिस करता कोई नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए 20 वीक्स से ज्यादा। डॉपलर की वेलोसिमेट्री, पीक सिस्टोलिक वैल्यू निकालो S, पीक डायस्टोलिक वैल्यू निकालो D, उनकी आपस में S एंड D की रेशो, फिर PI पल्सेटिलिटी इंडेक्स वो निकाला जाता है S माइनस D ओवर मीन S एंड D का। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का डॉपलर, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी डॉपलर बताता है एनीमिया है बेबी को कि नहीं। सर ये बात दोबारा रिपीट कर दें, क्या क्या एनीमिया की क्या बात की आपने? मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी डॉपलर MCA PSV मैंने कहा ये सारी टर्मिनोलॉजी इंटरचेंजेबल है। फिर जब भी इम्तिहान में आपको हाइट ऑफ फंडस कम नजर आए, डोंट जंप एट IUGR। पहली बात आपने रॉन्ग इन डेट्स तो नहीं है मरीज, श्योर है ऑफ डेट्स, ये एग्जामिनर के सामने कंफर्म करना है कि तुम्हारे मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, तुम्हें LMP याद है क्या है क्या नहीं। उसके बाद फिर जाना है हमने कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबी तो नहीं है, मदर की BMI, हाइट, एथनिसिटी देखो, ये 2-3 बातें निकाल के फिर IUGR कहना है, फिर ओलिगोहाइड्रोमस कहना है। हम फौरन IUGR ओलिगोहाइड्रोमस में फंस जाते हैं। Whereas the patient could be wrong in dates or constitution is small, ये बातें प्रैक्टिकल हैं, याद रखनी चाहिए। सर मैंने एक पेशेंट देखी, वो पेशेंट कह रही थी, खत्म कर दूं, फिर उसके बाद मोड ऑफ डिलीवरी मैंने बताया, उसमें मॉनिटरिंग और जनरली जो IUGR बेबी है उसका सिजेरियन सेक्शन ही करना चाहिए, रेयरली इंडक्शन ऑफ लेबर और विजाइन डिलीवरी। अगर आप इंडक्शन कहें तो बिशप्स कोड जरूर अच्छी तरह पढ़ के जाए, वो भी कहें, रिपीट करें। वेरी हाँ जी, अब आप क्या कह रही बोलिए, मैं तो 2 दफा बोल दिया ये। जी सर पेशेंट देखी थी, पेशेंट नॉट श्योर ऑफ डेट्स थी और उसने कहा कि मतलब जो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से वो डेट्स बता रही थी, उस हिसाब से वो 28 वीक्स बन रही थी जी। और सर उसके पास वाहिद एक ही अल्ट्रासाउंड था जो उसने 2 दिन पहले करवाया था और वो जो अल्ट्रासाउंड उसके पास था उसमें 22 वीक्स के फीटल पैरामीटर्स थे और सर रिवर्स फ्लो आया हुआ था, एमनियोटिक फ्लूइड भी डिक्रीज था, 2.5 था, रिवर्स फ्लो आया हुआ था सर उसका, और फीटल वेट भी बहुत डिक्रीज था, 500 ग्राम्स था। तो ऑब्वियसली वो सीवियरली कॉम्प्रोमाइज बेबी है, IUGR है उसका, तो वो रॉन्ग इन डेट्स नहीं है, वो रॉन्ग इन डेट्स नहीं है। उसके रिवर्स फ्लो, उसके साइज, अमाउंट ऑफ लाइकर अराउंड, वो सारा कुछ जो PPP के तो है पैरामीटर्स, वो इंडिकेट करते हैं कि इट्स ए केस ऑफ सीवियर IUGR। 500 ग्राम का बच्चा है वो, आप इसका जवाब इस तरह से होगा कि इंटरनेशनली
22-24 वीक्स का बच्चा भी सरवाइव कर सकता है, वायबल है। नॉट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई नर्सरी होगी जहाँ पे लेस देन 28 वीक्स वाले सरवाइव करें। तो मैं तो इसको अगर इस वक्त करेंगे तो वायबल बेबी नहीं है, हालांकि 500 ग्राम का बच्चा है। तो ये इसको कंटिन्यू करूंगी जब तक ये जिंदा रहे और ये पहुंच जाए 28 वीक्स पे या 1 kg पे, फिर इसको डिलीवर करूँ। ये आपका जवाब है। सर उसकी ब्लड फ्लो तो रिवर्स आ रहा था सर, वो तो रिवर्स फ्लो में था ना, तो मैं तो उसकी तो कुछ ना करो, रिवर्स फ्लो का मतलब है आप कह रही हैं उसको डिलीवर करो, डिलीवर करके 500 ग्राम का बच्चा, मैंने बोला ना इतना लंबा तभी तो बोला ना, तभी सर तो ये पेशेंट जो डॉक्टर सबीन ने आपको बताई, एक्चुअल में ये पेशेंट जो है ना 7th ग्रेविडा है और इसके 4 जो है ना प्री टर्म IUGR IUDs है। तो सर इसको कंजर्वेटिवली कब तक हम लेकर जाएंगे? बात यह है कि आप पहली बात तो इसको कहेंगे कि जी आप अगली प्रेगनेंसी में हमारे पास अर्ली आओ, उसको पहली दफा ही दाखिल कर लो, और जो भी आपके मेथड्स ऑफ इंटरवेंशन है टू मेक ए डायग्नोसिस, एंड मुमकिन है कि उसको हर दफा कंजेनिटल अनोमली बच्चे की होती हो, इंटरनल कोई विजिबल नहीं है। तो आजकल आप कहेंगे मैं उसके सारे टेस्ट इंक्लूडिंग हार्मोनी टेस्ट भी करवाऊंगी तो मेक श्योर के कंजेनिटल अनोमली तो नहीं है उसको हर दफा। तो नंबर 2, अगर उसकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, उसको मॉनिटर करूंगी दाखिल करके, तो पूरे 9 महीने दाखिल रखूंगी, क्योंकि उसके 4 बच्चे अगर फौत हो गए हैं तो शी इज डेस्परेट टू हैव ए बेबी। तो और आप का ये 500 ग्राम का बच्चा आप कहिए ना, मैंने पूरा फिक्रा बोला आपके लिए जो आपने कहना है इम्तिहान में कि मैडम इंटरनेशनली 22-24 वीक्स का बच्चा वायबल होता है, 500 ग्राम का बच्चा वायबल होता है, नॉट इन पाकिस्तान। Here we don't have a nursery which will take care of this 500 gram baby. So I like to continue it. Yes, the risk is IUD as it has happened previously. लेकिन उस IUD की बजाय एक सजेरियन, इस पे 500 ग्राम तो हो गई डिलीवर सजेरियन सेक्शन भी कर दूंगी, डबल इंसर्ट, और वो बच्चा 500 ग्राम का बाहर निकल के नियोनेटल डेथ हो जाएगी। तो वर्थवाइल तो ना हुआ। तो इसलिए मैं तो इसको मॉनिटर करती जाऊंगी, ट्राई टू मिनिमाइज द रिस्क एंड मॉनिटर टिल द बेबी आइदर 1 kg का हो जाए या 28 वीक्स का। ठीक है सर। और सर मैं इस चीज को कैसे कहूंगी कि मतलब मैं उसको मतलब 28 वीक्स ही कहूंगी, जो उसके इस्लामिक कैलेंडर से मैंने डेट्स निकाली हैं, तो मैं वही कहूंगी कि शी इज 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सर। 10 बज गए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक्स थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर आज आप छुट्टी के दिन आप निकालते हैं टाइम। वो ये मेरी बीवी भी कह रही थी कि जरूरी होता है इतवार को कुछ करना, तो आपने भी कह दिया। नहीं, मैं तो ये इतवार को आप लोगों की वजह से कर रहा हूँ कि अगर सैटरडे को ज़्यादा कन्वीनियंट है, दैट वुड बी कन्वीनियंट फॉर मी एज वेल। मैंने कहा चलो संडे को हर कोई घर में फारग है, 1 घंटा निकाला जा सकता है फॉर द लेक्चर और फॉर द क्लास और फॉर एजुकेशन। तो लेकिन अगर आप कहेंगे मैं स्विच बैक टू सैटरडे कर दूंगा, लेकिन अभी तो संडे ही है। लेकिन आज आप लोग सिर्फ 80 थे, तो आप अपने दोस्तों को बताइए ना, इफ इट इज अ गुड थिंग, ताकि वो भी आए। मैं तो इसी तरह बोलना है, इतना ही बोलना है। अगर आप 70 सुन रहे हैं, 100 सुन रहे हैं, 200 सुन रहे हैं, मुझे तो कोई फर्क, मुझे खुशी होगी जरूर कि सो मेनी पीपल आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस सेशन। लेकिन आप बताइए सबको। क्या जी, शाहानी ने कोई सवाल पूछा? सर मुझे ये पूछना था, इस पेशेंट में जो डॉक्टर जहरा ने प्रेजेंट किया उसमें रोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट फॉर न्यूरो प्रोटेक्शन था। रोल ऑफ
magnesium sulfate for हाँ, neuroprotection. बिल्कुल बिल्कुल वो फॉर द बेबीज नर्वस सिस्टम तो न्यूरो प्रोटेक्टिव है, जरूर दे दीजिए, कोई हर्ज नहीं। सर एक क्वेश्चन था सर, ये जो सेम पेशेंट है, इनका जो अल्ट्रासाउंड रीसेंट था ना, उसके ऊपर फीटल ग्रोथ बिलो 10 परसेंटाइल और एसिमेट्रिकल IUGR था. राइट यूट्राइन आर्टरी रेजिस्टिव इंडेक्स वाज रेज्ड व्हिच वाज 0.75 and left uterine artery resistive index was 0.63 borderline with early diastolic notching, and sir estimated fetal weight was 908 grams, and the patient came with raised blood pressure again in the labor room. तो सर हम इसमें इस पेशेंट में सर हम बेबी कंसीडर करके सिजेरियन इमरजेंसी करना एडवाइस है. 908 मींस के ऑलमोस्ट 900 ग्राम 1000 ग्राम के बराबर है. फिर मैं इसको डेकाड्रॉन वगैरह लगा के थोड़े 2 दिन ऊपर करके मैं सिजेरियन सेक्शन कर दूंगा इसका. ठीक है, राइट सर. जी सर, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच. सी यू नेक्स्ट संडे.